नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास काशीनाथ का द्वितीय अध्याय। इसके आगे के अध्याय पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। कमला प्रिया बाबू की इकलौती संतान है। इसके पहले उन्होंने 2 विवाह किए थे पर उनसे कोई संतान नहीं हुई। दोनों स्त्रियों के मर जाने पर उन्होंने वृद्धावस्था में यह तीसरा विवाह किया था, जिसके फलस्वरूप इन्हें कन्या रत्न के रूप में कमला मिली। निसंतान होने पर पुत्र कन्या में कोई भेद नहीं रह जाता, इसलिए उसका लाड़ प्यार अधिक बढ़ गया था। किसी की मजाल नहीं थी कि उसकी कोई बात काटे अथवा उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम करे। कमला धनवती, रूपवती, गुणवती व विद्यावती सभी कुछ थी, और इतना होते हुए भी वह एक आदमी को वश में नहीं कर पा रही थी, और वह अन्य कोई नहीं, उसका पति था। कमला ने अनेक उपाय किए, क्रोधित होकर, दुखित होकर तथा मान अभिमान व सेवा करके देखा, मगर पति को वह काबू में नहीं कर पाई, उसके पास तक नहीं पहुंच पाई। गरीब होते हुए भी उसके पति का हृदय कितना विशाल था, इसका निर्णय ना कर पाई। वह नित्य दोनों समय वह भगवान से प्रार्थना करती, भगवान उनका मन मुझे दे दो। कभी कभी तो उसे लगता कि शायद उनके पास मन ही नहीं, इसलिए वह वंचित है। काशीनाथ उसके लिए एक जटिल पहेली बन गया था। ज्यों ज्यों दिन बीतते गए जटिलता और भी बढ़ती गई। कभी कभी वह सोचती कि पति का इतना अतुल स्नेह शायद ही किसी स्त्री ने पाया हो, लेकिन साथ ही उसे यह सोचने पर भी विवश हो जाना पड़ता कि इतनी भीषण उपेक्षा भी शायद किसी ने के भाग्य में न होगी। दिन किसी प्रकार कटते नहीं थे तो काशीनाथ के। ना तो पोथियों में उसका मन रमता, न चुपचाप बैठने में ही आनंद आता, और ना ही हंसी मजाक उसे अच्छा लगता। उसका हष्ट पुष्ट शरीर मलिन एवं क्षीण होने लगा और वर्ण काला पड़ने लगा। पति की गिरती दशा देख कमला की चिंता बढ़ती गई। यद्यपि उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह भविष्य में पति से कुछ भी ना पूछेगी, लेकिन वह भी भंग हो गई। एक दिन पति के चरणों पे सिर रखकर वह सिसकने लगी। काशीनाथ ने उसे उठाने की कोशिश की पर उठा ना पाया। अरे क्यों रो रही है, क्या बात है? कमला कुछ बोली नहीं। काफी रोते रहने के बाद वह पुनः पैरों पर सिर रखकर बोली, तुम मुझे जान से मार डालो, लेकिन इस तरह थोड़ा थोड़ा करके जलाओ तो मत। काशीनाथ को विस्मय हुआ। वह बोला, बात क्या है, कुछ बताओगी भी? क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? तुम जानते नहीं क्या? नहीं नहीं तो मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम, और जो बाकी रह गया पूरा कर लो। थोड़ी सी जगह तो रहने दो अपने चरणों में, मैं कुछ नहीं मांगती। काशीनाथ ने सहारे से कमला को उठाया और दुलार से पूछा, क्या बात है, साफ बताओ ना, कैसे हो तो जा रहे हो तुम दिन पर दिन? क्यों, क्या मेरा शरीर बहुत दुबला हो गया है? आंखों को आंचल से ढके कमला रो रही थी। उसी दशा में उसने कहा, हाँ काफी दुर्बल हो गया है, मैं समझ रहा हूँ, पर करूँ क्या? तुम ही बताओ, इसमें मेरा क्या कसूर है? कमला ने कातर होकर कहा। तो दवा क्यों नहीं खाते? काशीनाथ ने हंसकर कहा, दवा से आराम ना होगा। क्यों? यह तो नहीं जानता। दवा से आराम ना होगा तो किस चीज से होगा? आखिर चाहते क्या हो? मेरी तकदीर बिल्कुल जला डालना चाहते हो? संस्कृत पाठशाला में पढ़ा हुआ भोला भाला काशीनाथ प्रीति की रीति से अनभिज्ञ, प्रणय संभाषण में कोरा, स्वाभाविक स्नेह से ओतप्रोत होकर कमला का हाथ पकड़कर आंसू पोंछता हुआ बोला, यहाँ मुझे सुख नहीं मिल पा रहा है, इसलिए शायद ऐसा हुआ जा रहा हूँ। तो यहाँ रहते ही क्यों हो? करूँ क्या, कहाँ जाऊं? यहाँ के सिवाय और कहीं जगह नहीं है क्या? जहाँ सुख मिले वहीं जाकर रहो। वैसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यहाँ ना रहूंगा तो ससुर जी को बुरा लगेगा। और क्या ऐसे मरना अच्छा लगेगा? अच्छा तो नहीं लगेगा, किंतु और चारा ही क्या है? तुम्हारे पिता ने मेरी गरीबी पर, कमला ने काशीनाथ के मुंह पर हाथ रखकर आगे बोलना रोक दिया और बोली, राम राम राम, ऐसी बातें नहीं कहते, मुझसे साफ साफ कहो, मैं जल्दी ही कोई युक्ति निकालूंगी। काशीनाथ ने आश्वस्त होकर कहा, सभी बातें तो खोलकर नहीं कही जा सकती। कुछ देर चुप रहने के पश्चात वह पुनः बोला, यह सब देख सुनकर ऐसा लगता है कि मेरा तुम्हारा ब्याह होना ही नहीं चाहिए था। क्यों? तुम ही सोचो, मुझे पाकर तुम एक दिन के लिए भी सुखी हो सकी? मैं प्रीति की रीति नहीं जानता, प्यार करना नहीं जानता, सच पूछा जाए तो कुछ भी नहीं जानता। इस छोटी सी उम्र में ना जाने तुम्हारी कितनी साधे, कितनी कामनाएं होंगी, क्या एक भी पूरी हुई? मैं तुम्हारा पति ना होकर केवल छाया मात्र हूँ। कमला की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी।
उसके मन की बात हृदय के भीतर ही रह गई। बाहर निकलने को वह फड़फड़ा रही थी, लेकिन उसे लगा मानो वह जबरदस्ती बंद कर दी गई किसी वायुहीन कमरे में। लाखों कोशिशों के बावजूद वह कुछ नहीं कह पा रही थी। अंत में बहुत यत्न करने के बाद वह कुछ खुली। कांपते हुए उसने पूछा, मुझे देख नहीं सकते क्या? यह फिर बताऊंगा कभी। आखिर बतलाते क्यों नहीं? मुझसे शादी करके तुम सुखी नहीं हो गया? क्या कहूँ, शायद नहीं हो पाया। और किसी से सुखी होते क्या? यह तो नहीं बतला सकता। कमला को लगा उसका सारा शरीर जला ही जा रहा है। तभी नौकरानी ने आकर कहा, जीजी, माँ जी को तेज बुखार आ गया है, तुम्हें बुलवाया है। आंखें पोंछती हुई कमला बाहर निकल पड़ी। कमला की माँ का ज्वर फिर नहीं उतरा। 15 दिनों तक झेलती हुई अंत में सबको रोता हुआ छोड़कर वे इस दुनिया से चली गई। पत्नी से जुदा होने पर प्रिया बाबू को गहरा सदमा पहुंचा। इस बुढ़ापे में उन्होंने सोच लिया कि वे भी अब ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं हैं। कमला के सिर पर ही सारी गृहस्थी का बोझ आ पड़ा। अपने सुख दुख के अलावा भी दुनिया में आदमी को बहुत करना पड़ता है। प्रिया बाबू की देखरेख भी उसे ही करनी पड़ती थी। और काशीनाथ, उसकी तो बात ही जुदा थी। अवसर पाकर वह पुस्तकों का गट्ठर लेकर कमरा बंद करके पढ़ने में जुट गया। पुस्तकों से जी उबने पर वह बाहर घूमने निकल पड़ता। कभी कभी तो 2-2, 3-3 दिन तक घर ही ना लौटता। किसी को उसके बारे में कुछ पता ही ना लगता। उसकी यह हालत देखकर कमला निराश हो गई। युवती होते हुए भी तो वह अभी बालिका ही थी। पति प्रेम एवं स्वामी भक्ति को वह ठीक से समझ ही नहीं पाई, और सीखती भी कैसे? पति की ओर से बाधा पड़ गई थी। जो उसमें इसमें उसका क्या कसूर? जो कुछ सीख पाई थी उसे भी धीरे धीरे भूलने लगी। उसके हृदय पर थोड़ी बहुत सोने की लकीरें पड़ी हुई थी, वे चमक ना पाई। बाहर की सुंदरता भीतर प्रविष्ट ना हो पाई कि स्वतः विलीन होने लगी। कमला कुछ जान भी ना पाई कि कभी कभी उसे सब कुछ बिखरा सा लगता, उसी टूटी इमारत की तरह जिसकी ईंटें, पत्थर, लकड़ी के टुकड़े सब कुछ बिखर से गए हों। वह उनको जोड़ने का प्रयास करती पर असफल रहती। उसमें सामर्थ्य भी नहीं था इतना कि कभी वह मैलता आनंद वाटिका थी, पर सपनों के साथ ही उसका अंत हो चला था। सपने सो गए थे। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उन सपनों को पुनः बुलाए। जो बीत गया सो बीत गया। बूढ़े पिता की सेवा टहल, दास दासियों की देखभाल करते हुए उसके दिन सुख से बीत रहे थे, मगर इसमें वास्तविक संतोष तो नहीं था। कमला की व्यथा से बूढ़ी नौकरानी मन ही मन कलेश पाने लगी। एक दिन एकांत पाकर वह प्रिय बाबू से बोली, कुंवर जी को जाने क्या हो गया, कभी रहते हैं कभी चले जाते हैं घर से, कब क्या करते हैं किसी को कुछ मालूम नहीं। बिटिया रानी से भी बातें नहीं होती शायद। प्रिय बाबू तो अपनी ही तबीयत से परेशान थे, उन्हें अवकाश ही नहीं मिल पाता था इन बातों की ओर ध्यान देने का। बुढ़िया की बातों ने उन्हें सचेत कर दिया। कमला से उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, बिटिया जो मैं पूछूं उसे सही सही बतलाओगी? कमला ने पिता के चेहरे पर नजरें गड़ाए हुए पूछा, किस बात के लिए पिताजी? देखो बेटी, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं। मुसीबत आने पर पिता से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। मुझसे सब कुछ साफ साफ बता दो ताकि मैं सब कुछ निपटा कर जाऊं। कमला खामोश रही। प्रिय बाबू कुछ देर बाद बोले, तुम्हें सुखी देखने के लिए ही तो मैंने सही हाथों सौंपा है तुम्हें बेटी। तुम्हारे अलावा और मेरा है ही कौन? तुम्हें दुखी देखकर तो मैं चैन से मर भी नहीं सकता। वृद्ध पिता के नेत्र सजल हो उठे, कोर से आंसू लुढ़क पड़े। वही दशा थी कमला की। पिता ने दिलासा देकर उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे साफ साफ बता ना बेटी। कमला कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। चुप्पी तोड़ते हुए वे बोले, तुम दोनों में कुछ झगड़ा हुआ है क्या? मन ही मन कमला सोचने लगी कि जब मेल ही नहीं हो पाया तो झगड़ा किस बात का। सिर हिलाकर उसने अपनी मौन स्वीकृति दे दी। लड़ाई ना हुई तो क्या बात है, तू उसे अच्छी नहीं लगती, आखिर समझू भी तो। कमला का जी चाहा कि कह दे ऐसी बात है, किंतु वह कह ना पाई। पति को वह नहीं भाती, यह कहने को उसका दिल तैयार नहीं हुआ। वह खामोश ही रही। प्रिय बाबू ने रूखी हंसी हंसते हुए कहा, तुझे अच्छा नहीं लगता है वह क्या? कमला का हृदय आशंका से भर उठा। सामने कांप कर अपने हृदय को टटोलना चाहा, किंतु असफल रही। उसे ऐसा लगा कि उसके संगीत की गति रुक गई है। कभी कभी यदाकदा 2-4 लोग आते हैं और चले जाते हैं। कभी असावधानी से अनजाने कोई ध्वनि होती, मन के सूने कोने में कभी कोई दूर से झांक जाता है, बस। कमला ने अपनी रोती हुई आंखों को आंचल से ढक लिया। प्रिया बाबू ने विनीत होकर कहा, बेटे रो मत। बाबूजी, हम लोग एक दूसरे से काफी दूर हैं। प्रिय बाबू ने कमला को अपने वक्ष से लगा लिया।
स्वर में विनम्रता लाते हुए कहा, छी बेटी, ऐसा नहीं सोचते, तू जिसकी बेटी है वह तेरी सब कुछ थी। अब भी रात की नीरवता में वह मेरे कदमों के पास आकर बैठती है। तुम लोगों के भय से दिन में नहीं आती। शाम हो रही है, कहीं उसने तेरी बातें सुन ली तो उसे पीड़ा पहुंचेगी। शाम बीत चुकी थी। कमरे में अंधेरा बढ़ता जा रहा था। कमला ने चौंकते हुए दृष्टि दौड़ाई कि कहीं कोई कमरे में आया तो नहीं, पर वहां कोई था नहीं। उसे तसल्ली हुई। कमरे के बाहर आने पर उसके पांव कांप रहे थे। शरीर काफी कमजोर सा लगता था, मानो मानो किसी ने आधा खून निकाल दिया हो। घर के कामकाज निपटाकर वह काशीनाथ के कमरे में पहुंची। दिया जल रहा था। जमीन पर आसन बिछाए काशीनाथ पोथी खोले बैठा था। काशीनाथ ने जब नेत्र ऊपर उठाए तो देखा कमला थी। आश्चर्य से उसने पूछा, तुम कब आई? हाँ, आ गई हूँ, बैठो, कहकर काशीनाथ फिर पढ़ने में जुट गया। कमला चुपचाप बैठी पति को निहारती रही। उसे उसका पढ़ना बुरा लगा। उसने पोथी बंद कर दी। काशीनाथ को ताज्जुब हुआ। वह बोला, क्यों बंद कर दी? कुछ बातें करो ना, रोज ही तो पढ़ते रहते हो, एक दिन ना पढ़ोगे तो कुछ बिगड़ जाएगा। अच्छा, तो इसलिए पोथी बंद कर दी तुमने? इसलिए नहीं, तुम नाराज हो गए, कुछ कहोगे सुनोगे इसलिए। काशीनाथ ने मुस्कुराकर कहा, नाराज क्यों होऊंगा कमला? कभी तुमसे कुछ कहा है? तुम बोलती नहीं, करीब नहीं आती, फिर पढ़ूं ना तो दिन कैसे कटे? फिर जरा हंसते हुए कहा, 2 दिन से बुखार में पड़ा हुआ हूं, कुछ खाया पिया नहीं, पर तुमने तो झांक तक नहीं लगाई। कमला का जी भर आया। उसने देखा पति का चेहरा बिल्कुल मुरझा गया है। सर पर हाथ रखकर देखा, जल रहा था। रोती हुई बोली, मेरे सारे दोषों को भुलाते हुए तुम एक बार मुझे क्षमा कर दो और अपना सारा भार मुझे स्वयं ढोने दो। मैं दे सकता हूँ, लेकिन तुम संभाल पाओगी? क्यों नहीं, देखूंगा। मुझे अपना लो ना। वह तो काफी दिनों से अपना चुका हूँ। तुमने मुझे समझने की चेष्टा कहाँ की? शायद आगे भी ठीक से पहचान ना पाओ। दिए के उजाले में कमला ने पति को जी भर कर देखा। उसे ऐसा लगा कि चेहरे के भीतर कोई चिंगारी राख के बीच दबी हुई है। मोम से ढका हुआ मधु दबा पड़ा है। पल भर के लिए वह अपने को भूल गई। जोश में आकर वह कह बैठी, मुझे पहचानने का मौका क्यों नहीं दिया इतने दिनों तक? क्यों छिपा रखा तुमने अपने को? क्या मिला मुझे सताकर तुम्हें? आत्मविभोर होकर वह पति के गले से लिपट गई। काशीनाथ की आंखों से भी आंसू गिरने लगे। दूसरे दिन प्रिया बाबू ने काशीनाथ को बुलाकर कहा, बेटा, अब मैं थोड़े ही दिनों का मेहमान हूँ, जाने कब चल बसूं। मेरे आगे पीछे कोई नहीं। जो जमीन जायदाद छोड़ जाऊंगा सब तुम्हारी है। दिन थोड़े ही रह गए हैं। मेरे रहते ही सब कुछ संभाल लो, अन्यथा आगे जाने क्या हो, लोग सब उठा लेंगे। काशीनाथ ने सिर झुकाए हुए कहा, जैसी आज्ञा आपकी। प्रिया बाबू बोले, आज्ञा कह दूंगा, कल सुबह से एक बार अपनी कचहरी में बैठा करो, जो आज्ञा। कहकर काशीनाथ कमरे से बाहर चला आया। प्रिया बाबू ने कमला को बुलाकर कहा, अब काफी बूढ़ा हो चला हूँ, मुझसे कुछ होता नहीं, इसलिए अपनी जमींदारी का सारा भार काशीनाथ को सौंप दिया, ताकि आगे असुविधा ना हो। बीच बीच में देखता समझाता रहूंगा। कई दिनों तक प्रिय बाबू स्वयं काशीनाथ को लेकर कचहरी गए और जमींदारी की छोटी मोटी बातें समझाते रहे। काशीनाथ भी काफी खुश था। घर के अंदर ही अंदर जो आग सुलग रही थी, उसका प्रकोप कुछ शांत हुआ। काशीनाथ ने नियमित रूप से जमींदारी का कामकाज देखना शुरू कर दिया। कमला गृहस्थी संभालने लगी। प्रिया बाबू ने चैन की सांस लेकर शैया पकड़ ली। सब कुछ ठीक ठाक चला जा रहा था कि अचानक प्रिया बाबू का स्वास्थ्य कुछ गिरने लगा। एक दिन उन्होंने कमला से कहा, मैंने वसीयतनामा लिखवा दिया है। तकिए के नीचे से एक कागज निकालकर वे पढ़ने लगे। वे अपनी स्थावर व संपूर्ण संपत्ति का आधा भाग अपने दामाद काशीनाथ को और आधा भाग पुत्री कमला देवी को दिए जाता हूँ। क्यों, ठीक है ना बेटी? कमला चुप ही रही। प्रिया बाबू को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, क्यों बेटी, तुझे पसंद नहीं क्या? यह वसीयत उन्होंने कमला को खुश करने के लिए ही लिखी थी। उनका विचार था कि जायदाद का अधिकार काशीनाथ के नाम होने से कमला खुश होगी, किंतु कमला कुछ और ही सोच रही थी। कुछ कहते हुए झिझक मालूम पड़ रही थी। प्रिया बाबू ने उसकी झेप मिटाने के लिए पूछा, कुछ कहना चाहती हो क्या? कमला ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, क्या कहना चाहती हो? कमला पहले तो अचकचाई, फिर अपने को काबू में करती हुई बोली, सारी संपत्ति मेरे नाम लिख दीजिए। क्यों? कमला मुंह लटकाए बैठी रही। प्रिया बाबू अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने जमाना देखा था। कमला के मन की बात भापते हुए उन्हें देर न लगी। एक एक कर सारी बातें उनके हृदय में बैठने लगी। तह तक पहुंचकर उन्हें बेचैनी हुई। तकिए का सहारा लेकर उन्होंने आंखें मीच ली और सिर रखकर लेट गए। काफी देर तक चुप रहने के बाद बोले, तुम मेरी इकलौती संतान हो, इसलिए तुम्हारा जी नहीं दुखाना चाहता। सारी संपत्ति मैं तुम्हारे ही नाम कर सकता हूँ, लेकिन यह तुम्हारे हित में ना होगा। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सुखी रहो, लेकिन इस बात का भरोसा कम ही है।
अपनी इस लंबी जिंदगी में मैंने बहुत कुछ देखा, सुना, समझा है। 3-3 ब्याह कर चुका हूँ, इसलिए कहता हूँ कि ऐसा मन लेकर कोई भी औरत कभी सुखी नहीं रह सकती। कुछ देर चुप रहने के बाद वे पुनः बोली, देखने सुनने में ठीक लगेगा, तुम्हें भी खुशी होगी। यही सोचकर मैंने दोनों के नाम आधा आधा लिख दिया था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम और वह अलग नहीं है। छोड़, यह तो बता कि तेरे मन में यह बात आई कैसे? कमला रुआंसी होकर बोली, संपत्ति का स्वामी बन जाने पर कोई मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा, और ना मिलने पर वह मेरे वश में रहेंगे। प्रिया बाबू बोले, मैं काशीनाथ को पहचानता हूँ, तुम नहीं जानती उसे। वह ठीक अपने बाप के जैसा है। अगर वह तुम्हें देख नहीं सकता तो संपत्ति पाने पर भी नहीं देख पाएगा। ऐसी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता। और सुन बिटिया, इस तरह पति को काबू में नहीं रखा जा सकता। ताकत से जंगल के शेर को वश में किया जा सकता है, लेकिन जबरदस्ती एक फूल के साथ नहीं जिया जा सकता। कुछ देर चुप रहने के बाद फिर बोले, भगवान करे तुम कामयाब हो, पर जो तुमने सोचा है वह ठीक नहीं है। अगर वह स्वयं तुम्हें अपना ना सका तो तुम्हारे पास शेष बचेगा ही क्या? जो रह जाएगा उसके लिए क्या आदि संपत्ति पर्याप्त नहीं है? एक बात और है, पति की देह, मन, आत्मा, पार्थिव अपार्थिव सभी कुछ दिया जाता है, और जिसे सब कुछ दे दिया जाता है उसे क्या आधा भी नहीं दिया जा सकता? कमला, ऐसा मत सोच बेटी। यदि कभी उसे मालूम हो गया कि उसका दिल क्या कहेगा, वह काफी दुखी हो उठेगा। कमला कुछ नहीं बोली। प्रिया बाबू भी चुप रहे। आधे घंटे तक दोनों मौन रहे। अंधेरा घिरता आ रहा था। नौकरानी कमरे में बत्ती रखकर चली गई। कमला अपनी आंखें पोंछकर कमरे के बाहर आई, गृहस्थी के कामों में जुट गई। दूसरे दिन प्रिया बाबू ने वकील को बुलवाकर कहा, मैं वसीयतनामा बदलवाना चाहता हूँ। वकील ने पूछा, क्या बदलवाना चाहते हैं? दामाद के उच्युत करके मैं अपनी सारी संपत्ति लड़की के नाम कर देने की सोच रहा हूँ। किस लिए? इस प्रश्न की आवश्यकता नहीं। जैसा कहता हूँ वैसा ही कीजिए।